Hello everyone, this is Tanya Kandil and you are watching Law with Tanya। आज हम स्टडी करेंगे रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को। सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट को बनाया गया 18 दिसंबर 1908 को, और इसको बनाने के बाद इसको इन्फोर्स कब करवाया गया। 1 जनवरी 1909 से ये इन्फोर्स हुआ, यानी ये तब से लागू हुआ और तब से इस पर अमल दरामद शुरू हुआ। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के बेसिकली 15 पार्ट्स हैं और ये 15 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। इन पार्ट्स के अंदर जो सेक्शंस हैं वो है 91। एट फर्स्ट इसके 93 सेक्शंस थे, उसमें से 2 रिपील हो गए, ख़त्म हो गए। सो हमारे पास अभी जो सेक्शंस हैं वो हैं 91। तो इन 91 सेक्शन से मिलकर ही पूरा एक्ट बना है। रजिस्ट्रेशन के वर्ड से इटसेल्फ आपको पता चलता है कि ये रजिस्ट्री को डील करता है, यानी कोई भी चीज़ कि जिसकी रजिस्ट्री ज़रूरी है। और आगे आप इस एक्ट में देखेंगे कि जब डॉक्यूमेंट रजिस्टर होते हैं तो बेसिकली उसका क्या बेनिफिट होता है, और अगर वो रजिस्टर ना हो तो उसका लॉस क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को बनाने का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या था, यानी किस मकसद के तहत इस लॉ को बनाया गया। So the basic object of Registration Act 1908 was to collect the provisions relating to registration of documents। यानी बहुत सारे लॉज मौजूद थे, बहुत सारी प्रोविजंस मौजूद थी जो कि ताल्लुक़ रखती थी रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स से। और अब ऐसे में थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी। सो बेसिकली उन सबको इकट्ठा करके एक लॉ बनाया गया, उन स्कैटर्ड प्रोविजंस को इकट्ठा किया गया और एक लॉ के नीचे रखा गया, सो दैट वी कैन से कि अब इस लॉ की रोशनी में आपने फ़र्दर रजिस्ट्रेशन करनी है हर डॉक्यूमेंट की। तो चीज़ों को आसान और स्मूथ बनाने के लिए बहुत सारे लॉज को मिलाकर जब एक लॉ बनाया गया, तो दिस वाज द बेसिक पर्पस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। अब जब रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 बन गया तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि इसका स्कोप क्या है, यानी ये कहाँ तक अप्लाई हो सकता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ने हमें ये बताया कि हम इस एक्ट को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इट ओनली अप्लाइज टू डॉक्यूमेंट्स एंड इट डज़ नॉट अप्लाई टू ट्रांजैक्शंस, यानी ट्रांजैक्शंस के साथ, लेन देन के साथ, तबादले के साथ इसका बेसिकली कोई कांटेक्ट नहीं है और आप उसके ऊपर इसको किसी भी सूरत में अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन एक्ट सिर्फ और सिर्फ रिटन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है, जबकि हम ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर भी इसको अप्लाई नहीं कर सकते। पहले हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट को बनाने का बेसिकली मकसद क्या था। अब हम ये देखेंगे कि एक डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाने का मकसद क्या है, यानी एक डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है। एक डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाने का बेसिक मकसद ये होता है कि ये आपको पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट एक राइट दिलवाता है। दिस मीन्स दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज़ अ राइट इन रेम which can be exercised against the whole society। सो डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिनमें से सबसे पहले हम ये देखते हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग अ डॉक्यूमेंट इज़ टू गिव नोटिस टू द होल वर्ल्ड दैट द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड फॉर्जरी। यानी अब जब डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाते हैं तो आप ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया को ये पता चल जाए कि आपका डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है। अब आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकेगा, अब आपके साथ कोई भी फॉर्जरी नहीं कर सकेगा, यानी कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन करके आपके अगेंस्ट कोई भी राइट आपसे ले नहीं पाएगा। एंड टू सिक्योर अ रिलायबल एंड कंप्लीट अकाउंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग दी टाइटल। यानी अब आपका जो टाइटल है, जो कि उस प्रॉपर्टी को लेकर आपके पास मौजूद है, अब उसको आपसे कोई भी छीन नहीं पाएगा। यहाँ हमने देखा कि एक रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो स्कोप है वो डॉक्यूमेंट की हद तक है, जबकि ट्रांजैक्शंस पर ये अप्लाई नहीं होता। उसके बाद ऑब्जेक्ट के लिए हमने ये देखा कि ये पूरी दुनिया के ख़िलाफ़ आपको राइट देता है, यानी ये राइट इन रेम है। और इसके बाद आपके साथ फ्रॉड और फॉर्जरी करने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं।
एंड एट द सेम टाइम आपके पास जो टाइटल मौजूद है उस प्रॉपर्टी को लेकर जिसका डॉक्यूमेंट आपने रजिस्टर करवाया, वो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। सो दिस इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग अ डॉक्यूमेंट। अब जब हमने ये डिस्कस किया कि एक डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाने का क्या बेनिफिट है और उससे क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो अब हम ये देखेंगे कि अगर एक डॉक्यूमेंट जिसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, यानी रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 के नीचे डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं कि उनकी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, अगर उनको रजिस्टर ना करवाया जाए तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। इफ़ द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड आर नॉट रजिस्टर्ड, यानी सेक्शन 17 के नीचे जिन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करवाने के लिए कहा गया उनको अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते तो दे लूज़ देयर एविडेंशरी वैल्यू, यानी आप किसी भी सूरत उनको एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। उनकी जो वैल्यू रजिस्ट्रेशन के बाद होनी थी वो रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं होगी। एंड दे शैल नॉट बी एडमिटेड एज एविडेंस, और सबूत के तौर पर उनको कोर्ट कभी भी नहीं मानेगी। सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो क्या नुकसानात हो सकते हैं। विद द जनरल रूल देयर इज़ ऑलवेज अ स्पेशल रूल, यानी इस जनरल रूल के अगेंस्ट भी एक एक्सेप्शन मौजूद है। जिस एक्सेप्शन से ये साबित होता है कि अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाना था और वो नहीं करवाया गया और अब वो एविडेंस के तौर पर कोर्ट में इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि जिनमें उसको कोर्ट फिर भी एडमिसिबल करार देगी और एज एन एविडेंस उसको लेगी। लॉ की टर्मिनोलॉजीज़ में ऐसे रीज़न को हम कोलैटरल पर्पस कहते हैं, यानी कि एक ऐसा सेकेंडरी रीज़न कि जिसकी वजह से वो डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर करार देना लाजमी कहा गया था, अब उसको बग़ैर रजिस्ट्रेशन के भी कोर्ट एज एन एविडेंस एडमिसिबल करार देगी। तो इसको एक एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग हम अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव टू पार्टीज़, एक साइड पे हमारे पास M और A मौजूद हैं जबकि दूसरी साइड पे Z। सो बेसिकली M एंड A अपने एक प्रॉपर्टी को लेकर और 3 घरों को लेकर अपना राइट रिलिंक्विश कर देते हैं, यानी वो राइट अपना छोड़ देते हैं और पोजेसन छोड़ देते हैं। सो बेसिकली Z के फेवर में वो ये पोजेसन छोड़ देते हैं, उन हाउसेस का भी और उस प्रॉपर्टी का भी, जिसके बदले में Z उनको कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी देता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब M एंड A ने अपना वो राइट छोड़ दिया तो उन्होंने एक डीड साइन कर दी, डीड ऑफ रिलिंक्विशमेंट। अब ये डीड दोनों पार्टीज़ ने साइन तो कर दी, बट इट वाज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड और Z ने उसको रजिस्टर नहीं करवाया। अब नेक्स्ट ये होता है कि M और A एक सूट फाइल कर देते हैं पोजेसन का कोर्ट में अगेंस्ट Z। Z अपने डिफेंस के अंदर उस डीड को कोर्ट में पेश करता है जो कि साइन हुई थी उसके और M एंड A के दरमियान। सो बेसिकली M और A ये क्लेम करते हैं कि ये जो डीड है वो रजिस्टर्ड नहीं है। सो इसको एज एन एविडेंस कोर्ट को अलाउ नहीं करना चाहिए और इसको कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होना चाहिए, यानी इसको कोर्ट में एज एन एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। जबकि कोर्ट Z की लाई हुई रिलिंक्विशमेंट की डीड को एडमिट कर देता है एज एन एविडेंस, और कोर्ट ये डिक्लेयर करता है कि जो डीड है वो काफ़ी है ये प्रूव करने के लिए कि जो कैरेक्टर है और जो नेचर है उस पोजेसन का। सो बेसिकली कोर्ट ये कहना चाहता है कि यहाँ पर Z की पोजेसन में है वो घर और Z के पास वो घर मौजूद हैं, तो ये साबित होता है कि यहाँ पर जो कैरेक्टर है, जो नेचर है इस पोजेसन की, उससे ये साबित होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो रिलायबल है।
तो यहाँ पर विदाउट रजिस्ट्रेशन बी कोलैटरल पर्पसेस के लिए एविडेंस के तौर पर डॉक्यूमेंट को अलाउ किया गया। अब हम सेक्शन वाइज रजिस्ट्रेशन एक्ट को देखेंगे। जो फर्स्ट सेक्शन है वो हमेशा की तरह शॉर्ट टाइटल, एक्सेंट और कमेंसमेंट का सेक्शन है। यानी ये जो एक्ट बना उसका नाम क्या होगा, वो किस हद तक महदूद होगा और वो कब से शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन एक्ट का सिंपल सा शॉर्ट टाइटल जो रखा गया वो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का नाम दिया गया। एंड सेकेंडली ये जो एक्ट है ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर लागू है। सो इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर फर्दर ये चीज़ मेंशन की गई कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी भी एरिया को या किसी भी पार्ट को इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी से एक्सक्लूड कर सकती है और ये डिक्लेयर कर सकती है कि इस एरिया पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। जहाँ तक कमेंसमेंट की बात है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 1 जनवरी 1909 से अप्लाई किया गया और यहाँ से उसको लगाया गया, यानी यहाँ से उसका अमल दरामद शुरू हुआ। रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो सेकंड सेक्शन है वो डेफिनेशंस को डील करेगा कि यानी पूरे एक्ट के अंदर इस्तेमाल होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनको वहाँ पर डिफ़ाइन किया गया कि आगे एक्ट में जब ये वर्ड इस्तेमाल हो तो आपने उसका मतलब क्या लेना है। सबसे पहले एडिशन के वर्ड को डिफ़ाइन किया गया। बेसिकली एडिशन का मतलब क्या है कि किसी भी शख्स के प्लेस ऑफ रेजिडेंस को मेंशन करना। सेकेंडली अगर उसके प्रोफेशन का जिक्र किया जाए या फिर प्रोफेशन के अलावा अगर वो किसी ट्रेड में इन्वॉल्व है तो उसकी ट्रेड को मेंशन करना। इसके साथ साथ उसके रैंक को मेंशन करना और टाइटल जो है उस पर्सन का उसको मेंशन करना, ये एक्चुअली एडिशन कहलाएगा। और इसके साथ साथ अगर उसको फादर नेम से मेंशन किया जाता है या फिर कोई अगर मदर नेम से याद किया जाता है तो उसके मदर नेम को मेंशन करना भी विद इन द मीनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एडिशन कहलाएगा। रजिस्ट्रेशन एक्ट में सेक्शन के बाद बुक को डिफ़ाइन किया गया क्लॉज 2 के अंदर। बेसिकली बुक की मीनिंग में पोर्शन ऑफ बुक आता है, यानी बुक का कोई भी हिस्सा उसको हम बुक कह सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर कोई भी शीट्स जो हैं उनको ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है कि उनको जोड़ने से मुराद हमारा कोई भी बुक बनाना है या फिर पोर्शन ऑफ बुक या किसी भी बुक का हिस्सा बनाना है, तो जब उनको भी आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तो इसका मतलब भी वो एक बुक है। क्लॉज 2 के अंदर एक सब क्लॉज फर्दर ऐड की गई जिसे हम कहते हैं क्लॉज 2A, जिसके अंदर डिफ़ाइन किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से हमारा क्या मुराद है। जब भी आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी का वर्ड देखेंगे तो इससे मुराद वो सोसाइटीज़ हैं कि जो रजिस्टर की गई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट किसे कहा जाता है। बेसिकली इस एक्ट के अंडर जो भी डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट डिफ़ाइंड हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं और सब डिस्ट्रिक्ट हैं। आगे आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर रजिस्ट्रार को अपॉइंट किया जाता है और सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट होती है। इसका कॉन्सेप्ट आप नेक्स्ट सेक्शन के अंदर स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की डेफिनेशन को हम क्या कंसिडर करते हैं, तो इसके अंदर हाई कोर्ट भी इंक्लूडेड है। जब भी हाई कोर्ट अपनी ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल करेगी तो हाई कोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाएगी विद इन द मीनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडोर्समेंट और इंडोर्स्ड के कॉन्सेप्ट को।
यानी जहाँ पर भी ये वर्ड होगा इंडोर्समेंट का या फिर इंडोर्स्ड का, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट में इससे मुराद क्या है। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट ये बताता है कि जब भी किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाना हो तो उसको एक रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने पेश किया जाता है, जो कि यूजुअली सब रजिस्ट्रार होता है। जब वो डॉक्यूमेंट उसके पास पेश होता है तो सब रजिस्ट्रार या फिर रजिस्टरिंग ऑफिसर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर या उस स्लिप के ऊपर या फिर राइटर के ऊपर जो डॉक्यूमेंट उसके सामने पेश हुआ तो एक एंट्री करता है, और वो रिटन एंट्री जो होती है उसको हम इंडोर्समेंट कहते हैं, या फिर उसके लिए हम इंडोर्स्ड का वर्ड यूज़ करते हैं। फर्दर इसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को भी डिफ़ाइन किया गया है, यानी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी को इंक्लूड करते हैं। सो ऑलमोस्ट सीपीसी के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टीज़ इमूवेबल हैं वो यहाँ पर भी मेंशन्ड हैं, जिसमें लैंड, बिल्डिंग्स या फिर किसी भी लैंड से राइज होने वाला मिलने वाला जो भी बेनिफिट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा। इसके साथ साथ जो भी चीज़ें ज़मीन के साथ मुकम्मल तौर पर मुस्तकिल तौर पर जुड़ी हैं उनको भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, क्योंकि वो उससे डिटैच नहीं की जा सकती। और इन एडिशन टू दैट जो चीज़ें लैंड से अलग नहीं की जा सकती, ज़मीन के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़ी हैं, और आगे अगर मज़ीद उन चीज़ों के साथ कोई चीज़ जुड़ी है और उसको भी अगर उस चीज़ से अलग नहीं किया जा सकता तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी। ऑल्सो हेरेडिटरी अलाउंस जो है वो भी इस इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। और अगर कोई राइट ऑफ वे है, रास्ते का राइट किसी को दिया जाता है, तो उस राइट को भी, राइट ऑफ लाइट को भी, रोशनी का राइट, या फिर राइट ऑफ फेरीज को भी, इन सब को हम क्या कहते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट लीज़ के कॉन्सेप्ट को भी डिफ़ाइन करता है कि लीज़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ काउंट होती है। सो बेसिकली जब भी कोई काउंटर पार्ट होगा, काउंटर पार्ट से मुराद एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि लिखा भी अपोजिट पार्टी ने, साइन भी सिर्फ उसी ने किया, जैसे टेनेंट हो गया, तो उसको भी हम लीज़ मानेंगे। एट द सेम टाइम एक कबूलियत का वर्ड यूज़ होता है, वो भी लीज़ कहलाएगा। कबूलियत के अंदर बेसिकली वो लीज़ होती है कि जिसको हम लेसी जो होता है वो साइन करता है, यानी जिसको आप दे रहे हैं ना वो बेनिफिट पे यूज़ करने के लिए लैंड, और जो उसकी पोजेशन लेगा उसका बेनिफिट यूज़ करेगा। तो बेसिकली सिर्फ जब वो साइन करता है और लेसर जो है वो साइन नहीं कर रहा, सिर्फ एग्री कर रहा है, तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर सिर्फ लेसी के सिग्नेचर्स हैं, तो दैट इज़ कबूलियत, और वो भी लीज़ कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि माइनर की टर्मिनोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ आती है। माइनर एक ऐसा शख्स है कि जिसने मेजॉरिटी की एज अभी तक अटेन नहीं की, वो मेजर नहीं है पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग, जो कि वहाँ पर एप्लीकेबल होगा, तो उसको हम माइनर कहेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद हमारी वो तमाम प्रॉपर्टी है जो कि इमूवेबल के अंदर नहीं आती। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल स्टैंडिंग टिम्बर इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। उसके साथ साथ ग्रोइंग क्रॉप्स या फिर दरख्तों पर लगने वाले फ्रूट्स, चाहे वो तोड़े जा चुके हैं या अलग हुए हैं या नहीं, ये चीज़ नहीं मैटर करेगी। एट द सेम टाइम मशीनरी एम्बेडेड इन अर्थ, ज़मीन के साथ लगाई गई है, तब भी वो है मूवेबल प्रॉपर्टी है। क्लॉज 10 में हम ये देखेंगे अब कि रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन सा शख्स फॉल करेगा। सो जो रिप्रेजेंटेटिव है उससे मुराद हमारी गार्डियन भी हो सकता है, कमेटी भी हो सकती है, और कोई भी लीगल क्यूरेटर भी हो सकता है। जब भी कोई माइनर होगा तो उसके लिए गार्डियन को अपॉइंट करना रिप्रेजेंटेटिव की मीनिंग में आएगा, और इसी तरह लूनेटिक या इडियट के लिए जब कोई लीगल क्यूरेटर कोर्ट की तरफ से अपॉइंट होगा तो वो भी रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा।
लीगल क्यूरेटर से हमारी मुराद वो शख्स है कि जिसको कोर्ट अपॉइंट करती है कि वो किसी की केयर कर सके, चाहे वो किसी शख्स की केयर करने के लिए अपॉइंट किया जाए या किसी भी शख्स की प्रॉपर्टी की लुक आफ्टर और केयर के लिए अपॉइंट किया जाए, तो वो लीगल क्यूरेटर कहलाएगा। मीनिंग दे बाय समवन अपॉइंटेड बाय कोर्ट टू केयर फॉर द प्रॉपर्टी और पर्सन ऑफ समवन हु इज़ इनकैपेसिटेटेड और एब्सेंट, यानी जिसमें ये कैपेसिटी नहीं है कि वो खुद अपने लिए ये काम कर सके, तो कोर्ट किसी दूसरे शख्स को इस काम के लिए अपॉइंट करेगी उस बंदे के बिहाफ पर। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।